नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ भर्ती परीक्षा 2016 के पेपर को, जिसकी परीक्षा तिथि थी 5/6/2016। ये पेपर उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा जो 2018 का बीडीओ का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिसकी संभावित तिथि फरवरी 2023 में संभव है। हो सकता है यूपीएससी पुनः 2015, 16 या 18 के पैटर्न को दोहरा दे और इसी पैटर्न पर पुनः परीक्षा आयोजित करा ले। इसलिए जो भी विद्यार्थी 2018 का बीडीओ का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सारे पेपरों को सॉल्व करके जाएं। सारे पेपर इस चैनल पर पड़े हुए हैं, तो जाकर के आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, जिसमें पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी थे। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है, तो सूरदास जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम यति कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकने के स्थान को हम यति कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देखते हैं, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक या विषम सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। और आपको इसको वैसे भी पहचान सकते थे, यहाँ पर पूछा गया था जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, तो अंतिम रूप जब लेती है अधिकांश पूर्ण विराम लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अमर्ष क्या है? तो ऑप्शन ए है एक काव्य दोष, ऑप्शन बी है एक संचारी भाव, ऑप्शन सी है एक काव्य गुण और ऑप्शन डी है एक अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एक संचारी भाव बताया गया है। तो आपको पता होगा संचारी भावों की संख्या 33 है और 33 में से एक अमर्ष भी है। तो इसलिए आप थोड़ा सा 33 के 33 जो संचारी भाव हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि हम केवल याद कर लेते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33। लेकिन इस बार देखो इसमें पूछा गया है कि कौन सा संचारी भाव है या नहीं है, तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो 33 के 33 मोटे मोटे याद रखें। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास जी की भाषा थी संधु ककड़ी। संधु ककड़ी वो भाषा होती है जो कई भाषाओं के मेल से बनी हो, जैसे इसमें उर्दू भी है, हिंदी है, पंजाबी, सिंधी, काफ़ी भाषाओं का मेल है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास जी की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली इत्यादि। इसी कारण इन भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी, मतलब एक तरह से खिचड़ी सी बन जाती है इनकी भाषाओं में, सारी भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए इसे संधु ककड़ी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मुहावरे से पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, द्रौपदी का चीर का अर्थ है? तो द्रौपदी का चीर का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा कभी समाप्त न होने वाला अर्थात अनंत। तो द्रौपदी के चीर का अर्थ होता है अनंत या कभी समाप्त न होने वाला, तो इसलिए इसका उत्तर सही सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कूप मंडूप का अर्थ है? तो यहाँ पर आपको बताना है कुएं में गिरना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मूर्ख होना, ऑप्शन सी मात देना और ऑप्शन डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो इसका सही उत्तर होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इस प्रश्न के वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है, बीच में आने वाले
अंश को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे ये में बांट दिया गया है। यह चारों को उचित क्रम में नहीं है, मतलब ये जो चारों हैं उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाना है ताकि वाक्य शुद्ध बन जाए। तो इसमें आपको लगाना होता है पहला, और जो छठा हिस्सा होता है वो स्थायी होता है, और बीच के को हम क्रम में लगाते हैं। जैसे सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत पड़ती है, यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर ले। तो इसमें इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जहाँ तक संभव है ऑप्शन ए होना चाहिए। जैसे इसकी व्याख्या देख लीजिए, इसमें बोला गया है सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत पड़ती है, यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। तो यहाँ पर आपको विकल्पों में चयन करना है, तो पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा को हम बोलते हैं ईशान। आइए इसके विकल्प देखते हैं, आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है वलय। वलय का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय का मतलब आपको पता होगा एक वृत्त होता है, गोल घेरा होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार घेरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में अव्ययीभाव समास बताइए। तो पहला ऑप्शन देखोगे, इसमें पाप और पुण्य है, तो इसका मतलब है यहाँ द्वंद्व समास है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी आजीवन, यही अव्ययीभाव समास का होगा, क्योंकि सी में कह रखा है घुड़सवार। घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार, इसमें काव्य विभक्ति आ गई तो तत्पुरुष समास होगा। और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है ठीक समय पर आ जाना। ये एक शब्द में कारक पूछा गया है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आया है और समय का भी बोध हुआ है, तो इसमें अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे इसके कुछ अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ भी अधिकरण कारक हो गया। उसी तरह से अगले भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है मंदिर और मंदिरा युग का उपयुक्त अर्थ वाला युग चुनिए। तो पहला है पूजा घर या पुजारी, तो यहाँ को मंदिर का मतलब तो पूजा घर ही होगा। और मदिरा का अर्थ होता है अशुशाला, तो इसका सही उत्तर होगा देवालय और अशुशाला, क्योंकि मंदिर का अर्थ मतलब पूजा घर या देवों का घर, और मंदिरा मतलब यहाँ पर एक मंदिरा होता है जो धूम्रपान वाला होता है, तो उसको छोड़ सकते हो। यहाँ पर अशुशाला इसका सही उत्तर होगा मंदिरा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये मिश्र नहीं है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी नहीं है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये संयुक्त वाक्य, ये भी नहीं होगा। तो मिश्र वाक्य ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें लिखा हुआ है वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जहाँ भी जो ही त्यों इस तरह के शब्द आए तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। दो वाक्यों को जोड़ना ही मिश्रित कहलाता है। और आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, जिन वाक्यों में एक पद उपवाक्य हो और दूसरा अमिश्रित मतलब गौण उपवाक्य हो, दोनों वाक्य में जब तब जहाँ वहाँ अगर तो इत्यादि से जुड़े होते हैं तो वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। आप इसके अन्य उदाहरण भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये काव्यांश दिया गया है जो 15 से 18 तक 4 प्रश्न इसमें आएंगे। इसको पढ़ते हैं। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोर अस्तित्व जमाएं। तो इसके पूरी व्याख्या को अगर हम देखें उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए,
15 में कह रहा है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, डॉट डॉट दिया गया है। तो ए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बात करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। तो लास्ट के 3 विकल्प जो होंगे वो गलत होंगे, क्योंकि मन से बात करने की बात नहीं हुई, खुशियाँ मनाने की बात नहीं हुई, अपनी पहचान बनाने की बात नहीं हुई, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाने की। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता के। तो यहाँ पर वो अपने मन से किसी बात को कह रहा है, तो इसी वजह से इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, मन के सूनेपन के प्रतीक हैं सूखे पत्ते, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। ऑप्शन ए है भाव रूपी कलियों पर, विचार रूपी कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो इसको एक बार ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई हैं, तो यहाँ पर विचार रूपी कलियों की बात कर रहा है, इसलिए उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। गहनता की फसल, तो ऑप्शन नंबर है विचारों में परिपक्वता से, अपना अस्तित्व से, लहलाती फसलों से, विचार की गंभीरता से। तो इसका सही उत्तर होगा विचारों की परिपक्वता से, मतलब एक विचारों को मजबूत करने से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प को चुनिए। तो इसमें दिया है रामू की डॉट डॉट केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डॉट डॉट अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर अपेक्षा और उपेक्षा शब्द दे रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हो रामू की अपेक्षा, अपेक्षा होगी यहाँ पर अपेक्षा उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो पहले आएगा इसमें उपेक्षा और उसके बाद आएगा अपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुनी सुनी आवे हंसी। तो इसमें बोला गया है पानी बीच मतलब पानी के बीच, मीन मतलब मछली, प्यासी पानी के बीच रहते हुए मछली प्यासी है, मुझे सुन सुनकर इस बात से हंसी आती है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषयोक्ति और उपमा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, इसमें विशेषोक्ति इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि व्याख्या देख लीजिए इसके, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य न हो पाए वहाँ विशेषयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर कारण है क्योंकि मछली जो है प्यासी वो पानी के अंदर है और पानी प्यास बुझाती है, इसलिए यहाँ पर कारण है। तो कारण के रहते हुए जहाँ कार्य न हो पाए वहाँ विशेषयोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ऑप्शन ए में है राम, रामचरितमानस, गंगा, ये व्यक्तिवाचक हैं। क्योंकि आगे अगले विकल्पों में आप देखोगे तो बी विकल्प में जो मिठास है वो एक भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर बुढ़ापा भी कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर जो वकील को देखोगे तो वकील जो है एक समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, कालिंदी नहीं है क्योंकि कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, और सुर सरिता भी यमुना का पर्यायवाची है, इसलिए गंगा का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है न कि गंगा का। अगला प्रश्न है 23, इसमें कह रहा है सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी का चयन देखो, श्रृंगार कहीं काफ़ी बार पूछा गया है, ये शुद्ध वर्तनी है और ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्योंकि अवनति जो होता है, अवनति में 2 नए इसमें लगाए गए हैं जबकि एक ही नया आता है, तो यहाँ पर अवनति सही होगा। मुश्किल में सह जो होता है वो मात्रा के अंदर आता है, इसलिए यहाँ भी ये गलत हो जाएगा। और मातृभूमि में मात्र जो शब्द आता है इसमें री आता है, तो इस तरह से हम इसको मात्र नीचे वाली ये मात्र लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रृंगार सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द में जैसे पुरुष समूहार्थक नहीं है, स्त्री समूहार्थक नहीं है, मनुष्य समूहार्थक नहीं है, जबकि भीड़ एक समूहार्थक शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं
आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपको दिख रहा होगा इसमें लास्ट में देखोगे तो इक प्रत्यय निकल रहा है यहाँ पर। आंशिक मतलब इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटिपूर्ण न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो इसमें दिया गया है पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही गलती है, क्योंकि द्वारा कोई कारक नहीं होता, कारक चिन्ह नहीं होता, बल्कि के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वधुर्मी का संधि विच्छेद है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वधु कैसे लिखा जाता है। वधु, तो वधु में बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो वधु, तो यहाँ पर और उर्मी लिखा जाता है इस तरह से, उर्मी, तो बड़े ऊ की मात्रा, तो इस तरह से इसका बी विकल्प सही होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है पावक, ऑप्शन वी है अनिल, ऑप्शन सी है अनल, ऑप्शन डी है कृष्याणु। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पावक आग का होता है, अनल आग का होता है, कृष्याणु आग का होता है, जबकि अनिल वायु का पर्यायवाची होता है। इसलिए आप देख सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर वी सही होगा। अगला प्रश्न है, हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष का विलोम खुशी नहीं होता, विषाद, उल्लास या आनंद। तो हर्ष का विलोम होगा विषाद, ऑप्शन नंबर वी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो गंदा, मैला, मलिन ये एक गंदे शब्द का घोतक है, तो प्रलय इसका सही उत्तर नहीं होगा, धवल नहीं होगा, और ये है पामर, पामर भी नहीं होगा, क्योंकि धवल का मतलब होता है उजला और पामर का मतलब होता है एक नीच इंसान से, जबकि पंकिल, पंकिल का अर्थ होता है गंदा। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला पोर्शन हम देखेंगे भाग 2 सामान्य बुद्धि परीक्षण अर्थात रीजनिंग। और रीजनिंग का पहला प्रश्न था, जो कि क्वेश्चन सेट का 31वां प्रश्न है। इसमें देखते हैं, 4 मोमबत्तियां जिनके जलाने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे है को एक कक्षा में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। उन्हें कक्षा में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कक्षा में 3 मोमबत्ती न बुझ जाएं। यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपया प्रति घंटा हो तो कुल खर्च कितना होगा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोला गया है कि इन्हें तब तक जलाना है जब तक कि 3 मोमबत्तियां न बुझ जाएं। तो 2 घंटे वाली मोमबत्ती बुझ जाएगी, 3 घंटे वाली मोमबत्ती बुझ जाएगी, 4 घंटे वाली मोमबत्ती बुझ जाएगी। जब 4 घंटे वाली मोमबत्ती बुझेगी तो जो 5 घंटे वाली मोमबत्ती थी वो भी 4 घंटे तक जल चुकी होगी। इस तरह से 4 घंटे 5 से मिल जाएंगे, और 3 ये थे, 4 ये थे और 2 ये थे। इस तरह से 4, 4, 8, 3, 11, 2, 13 घंटे मोमबत्ती चलेगी। और 1 घंटे का जो खर्च था वो था 1.5 रुपये। तो 13 से इसमें गुणा कर देंगे, 13 पंजे 65 का 5, और पॉइंट 13 कम 13 और 6 13 और 6 19 आ जाएगा। इस तरह से 19 रुपये 50 पैसे इसका खर्च हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो आप यहाँ पर एक फार्मूला यूज कर सकते हो, मिनट बराबर 2/11 प्रथम घंटा, ब्रैकेट में प्रथम घंटा गुणा 30 और प्लस माइनस कोण। तो यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं इसको। प्रथम सबसे पहले मिनट देखेंगे, 30 मिनट, मिनट बराबर 2/11, 2/11 प्रथम घंटा इसमें था 7 गुणा फार्मूले का 30 और प्लस माइनस एंगल। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटोगे ये 15 बार कट जाएगा, और 15 11 की गुणा करोगे तो 15 कम 15, 15 कम 15 और 1 16, तो 165 आ जाएगा। और बराबर 7 या 21 ये 210 आ जाएगा, और प्लस माइनस इसमें कोण आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस का अर्थ ये होता है कि जो बड़ा है उसमें से आप घटा सकते हो। तो 210 में से 165 यहाँ पर घटाओगे, 210 में से 165 गया, तो इसका सही उत्तर आएगा 45। इस
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 33 में कह रहा है नीचे एक पासे की 4 स्थिति दी गई है, इस पासे में से 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दर्शाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 का विपरीत पूछा गया है। अब एक बात और देख लीजिए, 3 कौन कौन से स्थिति में है। पहली स्थिति में है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है और चौथी में है। तो 3 के साथ साथ कौन कौन सी सतह लगी हुई हैं 3 के साथ। पहली स्थिति से 1 और 6 लगा हुआ है, तीसरी स्थिति से 1 और 5 लगा हुआ है, तो 1 ले लिया, 5 ले लेंगे अब, और चौथी स्थिति से 2 भी लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि इसमें 3 के साथ 1 लगा है, 6 लगा है, 5 लगा है, 2 लगा है, लेकिन 4 नहीं लगा, इसलिए 3 का विपरीत 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं। तो यहाँ पर हमें गिनने हैं चतुर्भुज, तो आइए गिनते हैं इसको। एक पहले सिंगल वाले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो हो जाएंगे सिंगल वाले। और उसके बाद 2 वाले गिनते हैं। पहले एक इन दोनों को ले सकते हो, 1 2 एक इसको, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो आप इसको 3 देख लेंगे, 3 हो गए, 3 इधर से मिल जाएंगे, 1 2 3, तो 6 हो गए। और उसके बाद एक ये हो जाएगा 7, एक ये हो जाएगा 8 9 10, तो यहाँ पर डबल वाले 10 और हो गए। इस तरह से चतुर्भुज की संख्या हो जाएगी 20। चतुर्भुज का मतलब जिसमें 4 भुजाएं हों उन्हें ही गिनना है, तो 20 अभी तक हो चुके हैं। आगे हम 3 वाले गिनेंगे, और 3 वाले में एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 इससे निकल जाएंगे और 2 इससे निकल जाएंगे, इस तरह से 4 ये हो जाएंगे, तो 20 4 24 यहाँ तक हो चुके हैं। उसके बाद और एक यहाँ से पूरा मिल जाएगा, ये 24 के बाद एक ये पूरा 4 का मिल जाएगा 25, और एक ये 26 और एक ये 27। उसके बाद अब हम इसको देख लेते हैं, एक ये 28 मिल जाएगा और एक ये 29 मिल जाएगा और एक ये वाला 30 मिल जाएगा। इस तरह से 30 अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद एक पूरा ये 31 आ जाएगा और एक ये 32 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, एक ये आ जाएगा 33 और एक ये आ जाएगा 34। उसके बाद और भी ये भी चतुर्भुज बनेगा, 35 और एक 36 और एक पूरा 37। इस तरह से इसमें 37 चतुर्भुज हैं। ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 20 है, ऑप्शन बी में 22 है, ऑप्शन सी में 27 है और ऑप्शन डी में 29 है। तो 37 तो इसमें नहीं है। आइए इसकी व्याख्या से देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं है। आगे नीचे नोट में लिखा हुआ है, प्रश्न में हिंदी में चतुर्भुज लिया गया है जबकि अंग्रेजी में रेक्टेंगल अर्थात आयत लिखा गया है। आयोग ने आयत मानकर इसका उत्तर दिया था, तो इसका उत्तर सही जो 27 होगा, तो आप देख सकते हो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने आयत मान करके दिया है उत्तर, ना कि चतुर्भुज। क्योंकि चतुर्भुज का मतलब तो चारों भुजाएं हम गिनते हैं, तो वो 37 बैठ रही हैं, वैसे इसका 27 उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुध को हुआ हो तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, और तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर वी, बुधवार इसका उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न है, एक स्थिति में ए वी से 4 वर्ष बड़ा है, इस स्थिति में 16 वर्ष बाद ए की आयु वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। यह बताइए कि शुरू की निर्दिष्ट स्थिति में 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी। तो आप इसको भी देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देख सकते हो। तो इसमें 6 वर्ष और 2 वर्ष इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% एवं अपनी गति 50% लौटता है, 50% वृद्धि या बढ़ा करके लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब वो जा रहा है ए से बी की ओर तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है, लेकिन जब वापस आ रहा है तो उसकी गति 50% बढ़ जाती है। मतलब 40 का 50% बढ़ जाएगा, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होगी, तो 2 से 1 2 और 1 3 हो जाएगी, 3/2।
अर्थात 20 बार कटेगा, 20 या 60, तो लौटते समय उसकी गति हो जाएगी 60। तो उसकी औसत गति बतानी है, तो आपको पता होगा औसत गति के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2 पहली चाल 40, दूसरी चाल 60 और दोनों चालों का योग बटे में। तो ये आ जाएगा 100। अब कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8 छंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत गति आ जाएगी। तो ऑप्शन ए में 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसके सॉल्यूशन को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एफ, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, डी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत बैठा है, बी एफ का पड़ोसी है। उपयुक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन बैठा है? तो आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और इसका सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न बता दूं कि यूपी ट्रिपल में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी मोस्ट हैं ये। और अगला प्रश्न है, 10 लीटर प्रति सेकंड के दर से पानी भरने वाले पंप द्वारा 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आकार का होज भरने में कितना समय लगेगा? पहले तो होज का आयतन देख लीजिए। तो होज का आयतन तीनों की गुणा करेंगे, 80 गुणा 60 गुणा 50, तो ये बैठेगा 8 पंजे 40 और 4 छंग 24, 240। तो ये बैठ जाएगा। और जीरो कितने हैं इसके पीछे? 1 2 3, 3 जीरो ये आ जाएगा। और ये था सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर 1000 कट जाएगा। तो इस तरह से इसमें आ जाएगा 240 लीटर पानी इसमें भर जाएगा। अब बताया गया है कि 10 लीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 10 लीटर भर रहा है, तो 240 सेकंड में भरने में कितना समय लगेगा? तो आप 240 बटे 10 कर दीजिए, तो ये लगेगा 24 सेकंड का समय। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वी। और आपको एक बात यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि यूपी ट्रिपल एससी जब भी पेपर कराया है, अगर खुद यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कराया है और किसी कंपनी ने नहीं कराया, तो वहाँ पर मैथ का रोल बहुत बड़ा रहा है। इसलिए आप वीडियो का पेपर देने के लिए अगर आप अच्छे से किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ नहीं पूछा जाता, तो वहाँ पर रीजनिंग मैथमेटिकल आती है, तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग पर ज़्यादा जोर दें। 6 व्यक्ति एल एम एन पी क्यू और आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा, पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे लंबा और सबसे छोटा है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, उत्तर होगा डी। और हल्का प्रश्न है, आप सॉल्व कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, नीचे प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो 13 31 है वो 11 का घन है, 21 97 वो 13 का घन है, और 33 75 15 का घन है, 49 13 17 का घन है, तो आपके 19 का घन आएगा। और जब 19 का घन देखोगे तो आप 19 का घन करोगे तो 19 का घन होता है, सबसे पहले 9 के घन का इकाई का अंक देख लो। 9 का घन होता है 729 और 729 में 9 इकाई का अंक आ रहा है। तो इस तरह से जो इस विकल्प में 9 इकाई का अंक होगा वही तुम्हारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयत 4, 6 और 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का इसका आयाम मतलब भुजाएं हैं, और इसे 2 सेंटीमीटर की छोटी घनाकार भुजा में बदलना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 का मतलब होता है 8, 8 से 8 कट जाएगा, 6 चौक आ जाएगा 24, तो 24 छोटे घनों में बदल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका वी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजय और विजय भाई हैं, राम विजय के पिता हैं, कमला राम की बहन है, प्रेमा राम की भांजी है, शुभा कमला का नातिन है। अजय का शुभा से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा मामा, तो इसमें मामा का संबंध है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए,
अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें 2 तरह के विद्यार्थी हैं। अब इसमें बोला गया है कि 15% विद्यार्थी जो हैं दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अगर दोनों में 15% अनुत्तीर्ण हुए तो यहाँ पर दोनों के बीच में 15% लिख दीजिए। अब बोला है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए। जब 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए तो 30% अनुत्तीर्ण होंगे। अगर फर्स्ट में 30% अनुत्तीर्ण हुए तो 15% तो इसमें शामिल हो चुके हैं पहले ही, और 15% और ले लेंगे। 30% फर्स्ट में अनुत्तीर्ण हुए, और सेकंड में बोल रहा है कि 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो 40% अनुत्तीर्ण होंगे। अब 15% इसमें शामिल कर दिया तो इसमें बच्चे 25% और अनुत्तीर्ण। तो इस तरह से कुल अनुत्तीर्ण हुए 15, 15, 30 और 25। तो टोटल ये हो जाएंगे 15, 30 और 25, 55% इसमें अनुत्तीर्ण हुए। अगर 55% अनुत्तीर्ण हुए तो इसमें उत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 45% उत्तीर्ण हुए होंगे, और 45% की वैल्यू दे रखी है 270, क्योंकि इसने बोला है कि 270% दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। अब इसमें इसको 9 से काट दीजिए, 9 पंजे 45, 5% बराबर बैठ रहा है 9 तिया 27, 30। तो 100%, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 100% होगी तो 20 से गुणा कर दीजिए इधर भी और उधर भी। तो 20 पंजे 100% बराबर 20 तिया 60, मतलब 600 विद्यार्थी इसमें कुल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको सबसे पहले पहली आकृति देखनी है, दूसरी आकृति देखनी है, तब जाकर के तीसरी आकृति का उत्तर मिल पाएगा। तो 16, 1, 9 और 4 को देखने पर ये दिख रहा होगा कि ये पूर्ण वर्ग हैं, और पूर्ण वर्ग होने की वजह से हो सकता है इनका वर्गमूल का योग या कोई गुणा वगैरह हो। तो सबसे पहले 16 को देखते हैं। तो 16 का इसमें 4 आ जाएगा, इसका 4 मिल जाएगा, 3 इससे मिल जाएगा, 4 3 7, 2 इससे मिल जाएगा, 9 और 1 10। तो इस तरह से इसके वर्गमूल दे रखे हैं, तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो 256 का होता है, ये 16 का है। उसके बाद आगे देखो 36 6 का है, और इधर 144 12 का है, और 64 8 का है। तो सबको जोड़िए, 16 6 इसमें हो जाएगा 22, 22 और 2 24, 10 34 और 8 42। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है, इस प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को चुनिए। तो आपको शब्द दिया गया है ये INTERVENTION। अब इससे मिलकर के पहला विकल्प देखते चेक करते हैं। तो इसमें ENTER, तो यहाँ पर E भी है, N भी है, T भी है, और E दो बार ही है, और R भी है। तो इस तरह से ये पहला विकल्प बन रहा है। उसी तरह से हम सारे विकल्प को देखेंगे तो लास्ट वाला जो विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो ए आया है, ए इस शब्द में नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ए है वो इस शब्द में कहीं भी नहीं है। इस तरह से आपका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आप देखेंगे इसकी श्रृंखला बन रही होगी किसी तरह से, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले 4 जोड़ा गया, तो 4, उसके बाद आगे इसमें 9 जोड़ा गया, उसके बाद इसमें 16 जोड़ा गया। तो आपको दिख रहा होगा एक श्रृंखला सी चलती जा रही है। तो पहले 4 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, उसके बाद 25 जोड़ा, उसके बाद 36 जोड़ा, आपके इसमें 49 जुड़ जाएगा। तो इसमें 91 प्लस 49 आप देखोगे तो 9 1 10 का 0, और 9 4 13 और 1 14, इसका 140 उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मतलब नीचे दी गई चिन्ह में बाईं ओर दी गई संख्या के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर ये देखना है कि इससे ये आया है उसी प्रकार इससे क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी संख्याएं दी गई हैं, और जब भी बड़ी संख्याएं दें हो सकता है उनका क्रम बदल करके लिख दे, हो सकता है उनका योग आ जाए। तो आप देखिए इसको 1 1 2 5 8 7 2 9 और 9 18, इसका योग बैठ रहा है। और आगे देखते हैं 7 2 9 और 1 10 3 13 और 5 18 बैठ रहा है। तो इससे इसका योग मतलब 18 18 बैठ रहा है। इसी प्रकार हमें यहाँ देखना है। तो इसमें 2 3 5 6 11
और 11, 8, 19, 19, 7 इसमें 26 बैठ जाएगा। तो कौन से विकल्प का योग 26 बैठेगा? देखो पहले विकल्प में देखते हैं तो 6, 3, 9 और 9, 27 ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा। 4, 7, 11, 2, 13, 6, 19 और 1, 20 ये भी नहीं होगा। उसके बाद 1, 1, 2, 9, 12, 12, 6, 18 और 8, 26 इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि इसका भी 26 बैठ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसमें 5 जुड़ा और 5 जुड़ा, उसके बाद यहाँ पर 5 जुड़ने के बाद आगे इसमें यहाँ पर जुड़ रहा है 11, तो आगे हो सकता है 5 और जुड़ जाए, 5 और जोड़ करके मतलब आपके 10 जुड़ जाएगा। तो 19, 10, 29, 9 और 10, 19 हो जाएगा। तो और उसके बाद 20 जुड़ जाए तो 19 और 20, 39 हो जाएगा। जहाँ तक है 19 इसका सही आ रहा है। और आगे नीचे वाले में देखो तो नीचे वाले में पहले 11 जुड़ा और आपके 22 जुड़ जाएगा, तो 20 और 22 जब जुड़े 22 जुड़ेगा तो इसका 42 सही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं इसको। सही है, 22 इसका उत्तर दिया है। आप सॉल्यूशन में अच्छे से देख लीजिए इसको। अब जीएस जो कि सामान्य अध्ययन है, शायद रीजनिंग ही है ये। इस प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस शब्द को चुनिए जो अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी दिया गया है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी दिया गया है सीवी रमन, ऑप्शन डी दिया गया है राजगोपालाचारी। तो वैसे तो देखा जाए 3 का संबंध संविधान से है, तो सीवी रमन भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वो भारत रत्न के मिलने के आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, क्योंकि आचार्य जेबी कृपलानी जो थे उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन और सीवी रमन, राजगोपालाचार्य इनको भारत रत्न मिल चुका है। अगला प्रश्न है, अब हम पढ़ेंगे भाग 3 सामान्य ज्ञान। इसका पहला प्रश्न है जो कि 51 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है विश्व में वर्ष 2016-17 में रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान था? तो उस समय भारत का स्थान था चौथा। अगला प्रश्न है, तो देख लीजिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के मध्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तीर लगने के कारण वह अपना आपा खो बैठा और अकबर के संरक्षक बेरम खां ने उसे गिरफ्तार कर उसकी हत्या करवा दी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही था उस समय, शिवा थापा। अगला प्रश्न है, तो देख लीजिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अब नया करंट अफेयर्स आप देखते रहिए। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता होगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और उसके बाद जो भारतीय बने थे वो राजगोपालाचार्य बने थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना में, मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें रासायनिक लौह तत्व की मात्रा कितनी होती है? तो आपको पता होगा लगभग 32 से 35% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आयरन जो होता है वो 32% होता है, ऑक्सीजन 30% दिया गया है, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9%, निकिल 1.8%, कैल्शियम एल्यूमिनियम तथा शेष अन्य तत्व पाए जाते हैं। भू रासायनिक शास्त्री FW क्लार्क ने पृथ्वी की भूपर्पटी पर लगभग 47% ऑक्सीजन बताया है। तो आप देख लीजिए इसके बारे में जो भी जानकारी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 56 जो था उत्तर प्रदेश से था और इसका जनसंख्या घनत्व है 828,
जो कि आपको पता है कि 2023 में जब इसकी जनगणना आ जाएगी तब तक यही चलता रहेगा। 828 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट पूर्वानुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ? तो इसका सही उत्तर था उस समय 14.61, जो कि ऑप्शन सी सही था। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है, तो आप देखते रहिए इसको। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या कितनी है? तो आपको याद होगा पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर इसका वी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी सारे प्रश्न आए थे, आप देखते रहिए इसको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा जौनपुर में, उसके बाद जो है वो आजमगढ़ का स्थान आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें दिया भी गया है, आजमगढ़ में 1019 है, देवरिया में 1017 है, गोरखपुर में 994 है 44, और जौनपुर में 1024 है। तो इस तरह से जौनपुर, जो कि इसका डी उत्तर था, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पद कभी नहीं संभाला? तो इसमें ऑप्शन ए है श्री चंद्र बाबू गुप्ता, PH मोदी ने भी संभाला है, और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भी संभाला है। लास्ट है वुरगुल रामकृष्ण राव, तो इन्होंने भी संभाला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन नंबर ए में है श्री चंद्र बाबू भानुगुप्त, इन्होंने कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद नहीं संभाला। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। आइए इसको देखते हैं अच्छे से। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पूर्ण स्वराज आंदोलन में, ऑप्शन बी दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, तो यही सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में था, उस समय दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 8 मार्च, जो कि आपको सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इसका, आर्य की स्थापना किसने, मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर दयानंद सरस्वती ही है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1975 में मुंबई में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू की द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई? मतलब उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ये 1989 के एक्ट के द्वारा, तो ये ही इसका सही उत्तर होगा 1989 में। अगला प्रश्न है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की पहली जो भाषा है वो हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। अगला प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है इसमें जमशेदपुर झारखंड, सही है ये, और वर्नपुर पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। झरिया इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि झरिया कोयले के लिए जाना जाता है, ना कि स्टील उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल जो थे, इनमें लोकायुक्त जितने भी रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल ऑप्शन नंबर कैलाशनाथ गोयल नहीं है, न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा का रहा है, NK मल्होत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्तों में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा का था। अगला प्रश्न देखते हैं इसको, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है गया स्थित बौद्ध विहार से, ऑप्शन बी है कोलकाता स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन सी है पटना स्थित संग्रहालय से, और ऑप्शन डी है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो इसका सही उत्तर होगा अशोक स्तंभ। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल सिंह में 4 शेर स्थित हैं, जो एक दूसरे से पीठ लगाए हुए हैं,
और एक शेर इसके नीचे भी है, याद रखना। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि टोटल कितने सिंह हैं, तो 5 सिंह हैं इसमें। सारनाथ के अशोक वाले स्तंभ में 5 हैं, क्योंकि 4 ऊपर हैं और 1 नीचे है। इसके साथ अन्य कुछ और भी पशु हैं, जैसे एक हाथी है और एक घोड़ा है, एक सिंह है और एक सांड है। अगला प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती थी? तो ये था कक्षा 12। ये लेखपाल में भी पूछा गया ये प्रश्न और इसमें सही उत्तर था ऑप्शन डी। अब इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंटरमीडिएट पास होने वाली सभी छात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाता था। कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा 2012-13 में शुरू की गई थी, जिसमें पात्र छात्राओं को 30,000 रुपये की राशि दी जाती थी। 2013-14 में यह राशि घटाकर 20,000 रुपये कर दी गई थी और वर्तमान सरकार जो इस योजना के तहत लैपटॉप वितरित कर रही है, तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल पर सबसे अधिक है? तो ये एक बहुत ही गहराई से पूछा गया प्रश्न है जो ज्योग्राफी का था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा ऊटी, क्योंकि हम दार्जिलिंग देखते हैं उत्तर भारत में है, शिमला उत्तर भारत में है, डलहौजी उत्तर भारत में है, जबकि ऊटी जो कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है। तो सोचेंगे कि जो दक्षिण भारत है वो निचला क्षेत्र है, जबकि ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर इस तरह से कन्फ्यूजन करने के लिए प्रश्न दिया गया था, तो ऊटी ही इसका सही उत्तर होगा। आप नीचे इनकी ऊंचाई देख सकते हैं। दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है 2050 है समुद्र तल से, ऊटी की 2240 है और शिमला की 2202 है, जबकि डलहौजी की जो 1970 है। शिमला और डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है, ऊटी तमिलनाडु में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। आप देख सकते पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको व्याख्या भी देख सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी के लिए ऑस्कर दिया गया था, तो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय, तो देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़कर कितनी की गई? तो ये की गई थी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये की गई थी, और ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, कुछ करंट अफेयर्स के और कुछ वगैरह बिना करंट अफेयर्स के, इसलिए आप जो भी 2018 का एग्जाम देने जा रहे हो वो करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश को विशेष करके देख करके जाएँ, हो सकता है इसी पैटर्न पर पुनः पेपर बन जाए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उस समय ये दिया गया था श्री जे.एस. रविंद्रन को। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो ये बुक बाबरनामा बाबर की लिखी हुई है, तो ये सही है। शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर की है, ये भी सही है। हुमायूंनामा यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं, ना कि हुमायूं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दिया गया है बाबरनामा के लेखक बाबर हैं, शाहजहाँनामा के मोहम्मद ताहिर इनायत खान हैं और हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम हैं और तुझकी ए जहांगीरी के जहांगीर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें एक प्रश्न संविधान से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया प्रश्न। किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन होता है? तो ये है कंट्रोल
प्लस ए को दबाने से ये पूरी कॉपी हो जाती है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन भी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? ये इसको भी बाइनरी ये आनी चाहिए, कंप्यूटर पढ़ लेना इसमें, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न कंप्यूटर के पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होगा ये EPF जो है ये कर्मचारी भविष्य निधि की फुल फॉर्म है, इसलिए कंप्यूटर से संबंध PPP का है, FTP का है, URL का है, लेकिन EPF का नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है? मतलब किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी आपको पता होगा रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप कंप्यूटर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न हो सकता है कि इस बार भी पेपर में आए, और आने ही हैं, ये तो इतने तो आते ही हैं। आगे देखते हैं, तो ये 80 प्रश्न 2016 में पूछे गए थे, और आप 2015 का जो प्रैक्टिस सेट पहले डाल चुका हूँ उसको देख लीजिए, और 2018 के चारों सेट मैं डालूँगा, आप उनको भी देख लीजिए, और तभी जा कर के आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए कि किस तरह से पेपर आ रहे हैं। हो सकता है इन्हीं पेपरों को देखते हुए पेपर बने और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी पेपर होंगे मैं दूंगा, और वीडियो के प्रैक्टिस सेट लगातार मैं इसमें डालता रहूँगा। आज से आपको वीडियो के प्रैक्टिस सेट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।